हम लॉजिक की बात कर रहे थे कार्तिक, कि इस जनरेशन को हर चीज़ के लिए लॉजिक चाहिए। तो मेरे कुछ प्रश्न हैं आपसे, और सबसे पहले यही आता है कि हम जो डेली डे टू डे लाइफ में हमारा रूटीन चलता है, और हमारी मम्मा हमें ऐसे बोलती है कि थर्सडे को बाल नहीं धोने हैं, सैटरडे को लोहा नहीं खरीदना है, रात को नेल्स नहीं काटने हैं, पीरियड्स में बाल नहीं धोने हैं, सर के ऊपर पानी नहीं डालना है। करेक्ट। ठीक है, एंड ऑल ऑफ दिस थिंग वी कीप आस्किंग एंड हमें आंसर नहीं मिलता है। इफ़ यू हैव आंसर टू दीज क्वेश्चन देन प्लीज़ क्लैरिफाई आवर डाउट्स। यस, एब्सोल्युटली। सो बेसिकली ये सारा सारा का सारा सिस्टम चल कहाँ से रहा है? सोलर सिस्टम से। सोलर सिस्टम में इतने बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं, मेटेरॉइड्स हैं, स्टार्स हैं, गैलेक्सीज हैं। क्या वो कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी एमिट कर रही हैं? आंसर इज यस। क्या वो आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करेगा या इम्पैक्ट करेगा? बिकॉज आई एम इन सिंक विद द यूनिवर्स, यस। थॉट से इमोशन, इमोशन से फीलिंग, फीलिंग से एक्शन, एंड एक्शन का रिएक्शन इज द रिजल्ट। फेयर इनफ। करेक्ट। सो प्लैनेट जुपिटर जो है, इट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सबसे बड़ा ग्रह है जिसने आज तक हमें इतने सालों से एस्टेरॉइड से बचाया हुआ है। इसको सबसे बड़ा है तो सबसे बड़ा किसको मानते हैं हम? गुरु को। तो इसलिए उन्हें गुरु कहा जाता है, और गुरु से गुरुवार बना। अब उनकी फ्रीक्वेंसीज का इम्पैक्ट आपके ऊपर उस दिन आ रहा है ताकि आप लाइफ में बढ़ सको, ऊंचा सोच सको, आगे बढ़ सको। आपने उस दिन कुछ धो दिया, दैट मीन्स कम कर दिया, छोटा कर दिया, नेल काट दिया यानी कि छोटा कर दिया, तो आप उनके एंटाए जा रहे हो। तो इतना बड़ा प्लैनेट, उसको तो आप रोक नहीं सकते, तो नुकसान किसका होगा? सो इन अ वे इट विल अफेक्ट अस। क्योंकि वो कह रहा है आज का दिन बढ़ने का है, हम कह रहे हैं नहीं, हम तो कमेंगे। तो इतने बड़े प्लैनेट के अगेंस्ट जा कर के आपका अच्छा नहीं होने वाला है, क्योंकि वो क्वांटम फिजिक्स एंड मेटाफिजिक्स के अकॉर्डिंग भी देखें तो वो फ्रीक्वेंसी का इम्पैक्ट तो ब्रेन पे आ ही रहा है। एंड व्हाट अबाउट थर्सडे को बाल नहीं धोते? अगेन धोने से भी वो कम होगा, डर्ट निकलेगा उसमें से, तो यहाँ पे जो था एक्यूमुलेशन वो कम हुआ। हम मॉपिंग करेंगे तो घर में से धूल निकाली तो भी कम हुआ। हमने नेल्स कट किए तो वो भी कम हुआ। ओके। तो इस कारण से हेयर कट किया तो वो भी कम हुआ। दैट इज़ वाई ये सब मना किया गया। लेकिन रीज़न देते तो कौन समझता? उस टाइम पे कोई इतना पढ़ा लिखा नहीं था। तो इन रिचुअल्स को हमारे डे टू डे लाइफ का पार्ट बना दिया कि यूं ही तो कर ही लेंगे ये फॉलो। उसके लिए भी सप्तऋषि थे। सप्तऋषियों में से एक ऋषि से पूछा गया कि इंसानों से इनको इंसान बनाए रखने के लिए ये सब ज़रूरी है, क्योंकि इनके ही भले के लिए है, लेकिन करवाया कैसे जाए? पढ़े लिखे इतने हैं नहीं, सबको पढ़ा सकते नहीं, तो क्या करें? कहते कुछ नहीं, फियर इज़ द की। मनुष्य से कुछ भी करवाना है उसके मन में भय डाल दो, यदि भय होगा तो वो करेगा। नाइस पॉइंट। उसी बेसिस पर अब सैटरडे शनि देव और मंगल देव की आपस में नहीं बनती। मंगल देव इज द मार्स विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। तो उनसे जोड़ा गया अग्रेशन वाले काम, शार्प ऑब्जेक्ट्स, लेज़र थेरेपी, लेज़र कटिंग, ये सारा सब कुछ मार्स का हो। शनि देव है स्ट्रिक्ट टीचर एंड कोच। इन दोनों की आपस में बनती नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है ठीक है। एज पर एस्ट्रोलॉजी। अब अगर आप रेजर से उस दिन शेव बनाएंगे सैटरडे वाले दिन, दोनों की बनती नहीं तो कट तो लगेगा। आई एम श्योर मैन इन द वाचिंग दिस पॉडकास्ट कैन रिलेट। सो आप चेक कर सकते हैं कि मोस्टली जितनी बार भी कट्स लगे, क्या सैटरडे वाले दिन कोशिश कर रहे थे? ओके। शनि देव का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे, दैट इज स्लीक, लीन एंड थिन। सो स्लीक, लीन एंड थिन जो भी चीज़ है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग शनि देव। तो आप किसी भी चीज़ को जब कम कर रहे हैं, दैट इज रिप्रेजेंटिंग शनि देव। लेकिन शनि देव और गुरु की भी नहीं बनती। ओके। तो अब आप गुरुवार वाले दिन कुछ कम कर रहे हैं तो यू आर गेटिंग द क्वालिटीज ऑफ शनि देव। काम अटकेंगे। वो जज का काम करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन भी करवाते हैं चेक करने के लिए, क्योंकि मिल्खा सिंह जब भाग के आ जाता है तो वो कोच ही होता है जो कहता है नहीं 10 राउंड और भागने हैं, नाक से खून निकल रहा है, कोई बात नहीं। मिल्खा सिंह उनको गालियाँ देता होगा या दुआएं देता होगा? गालियाँ ही देता होगा। उस पॉइंट पे हाँ। सो दैट इज़ वाई लोग कहते हैं शनि की 7.5 लग जाएगी, मेरे शनि आ गया है, शनि दोष लग गया है। लोगों को बुरा इसलिए लगता है क्योंकि वो तो कोच है ना। लेकिन उस कोच को ही दिख रहा है कि इस कोयले में हीरा क्या है। तो जिनको अच्छे से एस्ट्रोलॉजी आती है, राजगुरु रखे हुए थे राजाओं ने, वो उसी समय अपना सबसे बड़ा काम और डबल मेहनत करते थे कि मुझे मालूम है कि मैं जो कोयला हूँ ना, इसी समय निखर के हीरा बनूंगा। और इसीलिए इंडिया के पास कोहिनूर था उस समय। कार्तिक, हम एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द प्रोफेशंस, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी,
एंड ये सब इंडियन स्क्रिप्चर्स में है, इनके बारे में लिखा हुआ है, ये वहीं से पैदा हो रही हैं. कमिंग टू दैट पार्ट एज वेल, अभी आप टैरो प्रैक्टिस करते हैं, यू आर अ टैरो Yes. रीडर बाय प्रोफेशन, विच इज़ एन इजिप्शियन टेक्निक एग्जैक्ट. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. तो पहले तो मेरा सवाल ये बनता है कि अगर मैं, जब हम कहते हैं कि मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करता, तो हम लॉ ऑफ ग्रेविटी को मैं ऐसे नहीं कह सकती क्योंकि वो काम कर ही रही है, मैं True. बिलीव करूं या ना करूं. तो एस्ट्रोलॉजी के लिए भी क्या मैं ऐसे कह सकती हूँ? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो नहीं मानते, जो कर्म योग हैं, जो ऐसा मानते हैं कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो आपका एक्शन ही है, आपका एटीट्यूड ही है, और वही हमारे हाथ में है, हम उसी को करेंगे. मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि जो लोग इसको नहीं मानते, क्या ये उनके लिए भी काम करती है, या फिर ये सबके लिए काम करती है, आप मानो या ना मानो. एंड व्हाट इज़ एस्ट्रोलॉजी बेसिकली? मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है इट्स अ स्टडी ऑफ प्लैनेट्स, जिससे जो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं. बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो अगेन मैं भी यही मानती हूँ कि कर्म है. मेरे पापा हमेशा कहते हैं कि आपके जो भाग्य है, जो आपका कार्मिक अकाउंट बनता है, वो 25% आपके प्रारब्ध होते हैं, जो आपके पुराने डीड्स हैं. इफ़ यू आर अ बिलीवर, अगर आपका पुराना जन्म रहा है, वो 25% आपके प्रारब्ध हैं, 25% वास्तु है, 25% एस्ट्रोलॉजी है, एंड 25% इज़ योर एक्शन. एंड कंबाइन, लाइक इफ़ यू कंबाइंड ऑल दीज थिंग्स, तब आपके काम बनते हैं अकॉर्डिंग टू दीज थिंग्स. इफ़ समबडी इज़ वॉचिंग दिस इज़ अ डिसबिलीवर ऑफ दिस आर्ट, देन व्हाट डू वी से? तो उनको लॉजिक्स देने पड़ेंगे तो वो बिलीवर बन जाएंगे. ठीक है. सो आपने कहा कि कर्म प्रधानता, कि एक्शन प्रायोरिटाइजेशन. ठीक है, एक्शन लिया कैसे? मन में इमोशन आया होगा. इमोशन आया कहाँ से? फीलिंग आई होगी. फीलिंग आई कहाँ से? थॉट आया होगा. थॉट कहाँ से आया? लाइक एक्सटर्नली. आपने आज तक जो चीज़ देखी नहीं, पढ़ी नहीं, जानी नहीं, उसके बारे में दिमाग में आ सकता. इट्स ऑल एक्सटर्नल, वी आर इन्फ्लुएंस्ड. वो इन्फ्लुएंस कहाँ से आया? बाहर से. बाहर से. बाहर जो चीज़ हो रही है उस पे इन्फ्लुएंस कहाँ से आया? उसका थॉट कहाँ से आया? वर्ल्ड में जो चल रहा है उसी से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं. उसका इन्फ्लुएंस कहाँ से आया? सोलर सिस्टम, गैलेक्सी. तो प्लैनेट की फ्रीक्वेंसी का इम्पैक्ट अल्टीमेटली आपके थॉट पे आ रहा है. तो आप जो कह रहे हैं मैं आज ये कर्म करूँगी, मैं तो कर्म प्रधानता हूँ, ये कर्म भी वही प्लैनेट ही तो करवा रहा है. ओके. तो आज जो इनवाइट किया गया है मुझे यहाँ पे, और आप मेरे पास आ रहे थे, उसके जगह मैं यहाँ पहुँच गया, ये उस प्लैनेट ने ही तो करवाया है. मैं कह रहा हूँ मैं तो एक्शन टेकर हूँ, लेकिन ये एक्शन दिलवाया किसने? उसके लिए थॉट किसके माइंड में आया? अगर हम खुद को इस प्लैनेट की एनर्जी, जिसको हम चेंज ही नहीं कर सकते, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ. लोग जो रेमेडी कहते हैं, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा लॉजिकल था और आज मैं ये पढ़ा रहा हूँ Awesome. कि शनि देव की रेमेडी कर देते हैं कि शनि मंदिर में जाके तेल चढ़ाने से रेमेडी हो जाएगी. ये मेरा अर्थ है. अर्थ के पास एक्सिस पर से सैटर्न गुजर के गया, कुछ फ्रीक्वेंसीज एमिट हुई, वो मेरे दिमाग पे इम्पैक्ट डालेंगी. अगेन जो हमने बात की, तो वो एक्शन पे भी इम्पैक्ट डालेगी. क्या आधा कप सरसों का तेल शनि मंदिर में चढ़ाने से ये फ्रीक्वेंसी रुक जाएगी? मैं डॉक्टर स्ट्रेंज बन जाऊंगा? नहीं. दैट मीन्स दैट इज़ नॉट वर्किंग, एंड दैट इज़ वाई वैदिक एस्ट्रोलॉजी में रेमेडीज़ नहीं है. ओके. वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपको अलाइनमेंट सिखाया गया है कि आपके बिजनेस के घर में शनिदेव बैठे हैं, तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग बिजनेस कर लो, प्रॉस्पेरिटी ही प्रॉस्पेरिटी. अब शनिदेव चाहते क्या है? जस्टिस, ऑनेस्टी, ऑन टाइम वर्क विद पंक्चुअलिटी. अब आप किसी को बेवकूफ़ बनाओ मत, सारी बातें सच कह दो, क्योंकि मेरे हैं. दैट इज़ वाई आई एम बस्टिंग ऑल द मिथ्स. चीज़ें सामने लेके आ रहा हूँ. पीपल लव मी एंड कॉल मी गुरुजी. सो वॉट आई एम डूइंग इज़ कि मैं अगर खुद को इतने बड़े प्लैनेट के अलाइनमेंट में ले आया, अब मुझे रोकेगा कौन? True. Coming to the next point, you asked about the next modality, वास्तु. वास्तु सुनते ही लोगों को लगता है धोती पहन के कोई आएगा जो मेरी सारी दीवारें गिरा देगा, और मैंने जो सुंदर सा घर बनाया उसमें कहीं तो खिड़की निकलवा देगा, और जहाँ पे खिड़की थी उसको बंद करा के दरवाज़ा बना देगा. That's the misconception about it. लेकिन इसको सिंप्लीफाइड वे में समझते हैं. आपने कहा प्रारब्ध है, संचित कर्म है, डिवाइन एनर्जी है. तो ये तो मुझे समझ में आ गया है अब तक कि
एक्सटर्नल फोर्स से, जो प्लानिटरी फोर्स है या फिर डिवाइन फोर्स है, उसके कारण से मेरे थॉट्स इम्पैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। और उसी से मेरे एक्शंस इम्पैक्ट हो रहे हैं, और उसी से मेरा रिजल्ट इम्पैक्ट हो रहा है। अब इसको एक नॉर्मल भाषा में समझते हैं ताकि एक नॉर्मल व्यूअर, नॉर्मल इंसान समझ पाए इसको। आपके पास मोबाइल फ़ोन है, उसमें एक सिम कार्ड है और मोबाइल का टावर है। जी। सिम कार्ड आपने सबसे बेस्ट ले लिया जो आज चल रहा है, उसके अंदर रिचार्ज फुल करा दिया। अब नेटवर्क टावर आपने चेक कराया कंपनी से बात करके, बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। आपके पास में जो पर्सन बैठा है उसके पास भी सेम है, पूरे नेटवर्क की लाइंस आ रही हैं। लेकिन आपने जब सिम लगाई अपने फ़ोन में, उसमें नेटवर्क नहीं आ रहा। तो ख़राब क्या है? मोबाइल फ़ोन। बिल्कुल। दैट मीन्स इस सिम को टावर से जोड़ने के लिए ये मोबाइल फ़ोन चाहिए। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल। अब अगर ये सिम मैं हूँ, मोबाइल टावर डिवाइन एनर्जी है, उन दोनों के बीच में क्या आ रहा है? ये घर। अगर ये ख़राब है तो क्या नेटवर्क आएंगे मेरे तक? ऑसम। तो मुझे समझ ही नहीं आएगा मुझे जीवन में क्या कर्म करने हैं, मेरा पर्पस क्या है और मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। तो मैं वो एक्साइटेड, मोटिवेटेड हो ही नहीं पाऊंगा, बिकॉज मोटिवेशन लास्ट फॉर 48 आवर्स। उसके बाद डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मन ही नहीं करेगा। हम कहेंगे मन नहीं कर रहा है। मन आपकी एनाटॉमी में, ह्यूमन एनाटॉमी में कहाँ पे है? देयर इज नो मन। मन इज गवर्न्ड बाय द प्लैनेट मून। इसी कारण से पूर्णिमा वाले दिन हाई टाइड्स होती हैं, ज्वार भाटा जिसे हम कहते हैं हिंदी में, कि मुंबई में लहरें इतनी ऊपर ऊपर उठती हैं बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक पुल। एंड यू आर सेइंग कि इम्पैक्ट नहीं करती, मैं तो कर्म में मानता हूँ। उस दिन आपका इमोशन हाईएस्ट पीक पे होगा, जो भी आपका डोमिनेंट नेचर है। ओके। आप इसी कारण से देखेंगे पूर्णिमा वाले दिन हाईएस्ट डोमिनेंट होता है, इसलिए जो लोग डिप्रेस्ड हैं सबसे ज़्यादा सुसाइड्स उस दिन होते हैं। शेयर मार्केट सबसे ज़्यादा उस दिन उछलता है। ओके। जिसके सेल्स का काम है उसके सेल्स उस दिन सबसे ज़्यादा उछलते हैं, क्योंकि वो सेल्सी पर्सन है, उस दिन ज़्यादा सेल्स अग्रेसिवली कर पाएगा। इसलिए कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष बने कि कोई भी अच्छा काम करना हो तो शुक्ल पक्ष में करना, क्योंकि चांद अपने साइज में बढ़ता जाएगा और एनर्जी को बढ़ाता जाएगा। तो जो भी रेमेडी या उपाय किया है वो बढ़ते हुए फेज में एनर्जी चलेगी। जितनी भी रेमेडीज होती हैं कार्तिक, उसमें हमें दान करने के लिए बोला जाता है कि आप इस प्रकार का दान कीजिए, दाल दान कीजिए, इस दिन सफ़ेद चीज़ का दान कीजिए। उसके पीछे क्या लॉजिक है? अगेन वो एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज़ बनाई गई, लेकिन सबसे पहले ये हो गया रिलीजियस, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी हिंदू कल्चर का पार्ट है। हमने स्टार्ट किया था स्पिरिचुअलिटी समझने के लिए। जब स्पिरिचुअलिटी में हम दान समझेंगे तब हम समझ पाएंगे दान है क्या चीज़। अलग अलग दान बताए गए, कन्यादान, अन्नदान, ज्ञानदान, योगदान, ऐसे बहुत सारे ज्ञान हैं। लेकिन दान का मतलब क्या है वो समझते हैं कि नेचुरली किसी भी एनर्जी को देखें तो उसका एक फ्लो स्टेट है, कि वो नेचुरली फ्लो स्टेट में है। 5 तत्वों से हर एक चीज़ बनी है। वाटर फ्लो स्टेट में है, एयर फ्लो स्टेट में है, स्पेस फ्लो स्टेट में है, फायर फ्लो स्टेट में है, इवन अर्थ भी फ्लो स्टेट में है, जहाँ पे आज आइलैंड है, कल पानी था। करेक्ट। अब आप कहते हैं कि मेरे अंदर फियर ऑफ लूजिंग पीपल है, तो मैं इस इंसान को अपने जीवन में रोक कैसे लूँ? उसको प्लीज़ कर रहे हैं, डेली फ़ोन पे बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, ज़्यादा केयर कर रहे हैं, इंसान चला जाता है, हार्ट ब्रेक एंड ब्रेकअप। क्यों? आपने फ्लो स्टेट तोड़ा, आपने रोकने की कोशिश की, वो नेचुरल स्टेट नहीं है। आपने कहा मैं पैसे सेव कर लेती हूँ, नेचुरल स्टेट तोड़ा। कुछ महीनों में पैसे ही नहीं आएंगे सेव करने के लिए। वहाँ पर हमें सिखाया गया वेदांत में दान के बारे में, कि अगर मैं डेलिबरेटली दान कर दूं तो क्या फ्लो स्टेट में जान करके क्रिएट करूंगा, और जब जो भेजा है बढ़ करके वापस आएगा, और बढ़ के भी नहीं तो वापस तो ज़रूर आएगा। जैसे कि बूमरैंग फेंका है तो वापस तो आएगा। तो इसलिए दान का कॉन्सेप्ट बनाया कि मैं जान करके 24/7 रोज़ अपने लिए वो एनर्जी फ्लो अपने फेवर में लाऊं। तो क्या अब यूनिवर्स मेरे फेवर में काम कर रही है? अब सवाल ये आया, दान किसको और कैसे किया जाए। 90% ऑफ लोगों से जब दान की बात की जाती है तो उनकी आंखें ऊपर नहीं नीचे जाती है, कि मेरे से जो नीचे है उसको दान करेंगे। करेक्ट। करेक्ट। फ्लो स्टेट हमने समझ लिया। अगर मैं दान यूं दे रहा हूं, दैट मीन्स अपने से नीचे वाले व्यक्ति को दे रहा हूं, तो लौट के क्या आएगा?
जो मुझसे नीचे वाइब्रेशनल नीचे वाली चीज़ें आएंगी। लेकिन जब हम भगवान को दान करते हैं फल का, दूध का, दही का, तो हम ऐसे दान करते हैं। और क्यों? उससे हमारे पास बेहतर और बड़ी चीज़ें आती हैं, क्योंकि हमने दान यूं किया है, यूं नहीं। ब्यूटीफुल। तो अगर हम आज से अपने से ऊपर जो व्यक्ति बैठा है, क्या उसको परेशानियां नहीं होंगी? क्या उसको दिक्कतें नहीं होंगी? उसको अगर दान देने की कोशिश करें, चाहे वो ज्ञान का ही हो, योग का ही हो, तो लौट करके वापस क्या आएगा? लौट करके वापस हमारे पास बड़ी और बेहतर चीज़ आएंगी। और तब हम दान समझ पाएंगे कि ये दान है। अभी हम बैठ के ज्ञान दान कर रहे हैं, लेकिन अगर ये ज्ञान दान किसी उसको हो जो पहले से ही बड़े लेवल पे बैठा है और खुद को गुरु कह रहा है, हो सकता है उसको ये चीज़ बहुत दिन से नहीं मिल रही थी। उसके मन में आ रहा था कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ, जो सिखा रहा हूँ ना, लोग चोरी कर रहे हैं, मेरी नकल कर रहे हैं, मैं इसको कैसे रोकूं? जैसे ही वो इस दान में आएगा, वो कहेगा दान हो रहा है, लौट के ज़्यादा आएगा। तो ये जो व्यूअर्स देख रहे होंगे, तो हमने अपने से ऊपर वाले को ये दान किया अगर ज्ञान का, तो चैनल तो अपने आप ग्रो हो जाएगा। ट्रूस। तो अपने आप अपने छोटों से लोगों को भी दान देना बुरी बात तो नहीं है? अगर हम दान अपने से बुरे देने, बड़े जो हैं ऊपर जो बैठे हैं उनके लिए काम कर रहे हैं, तो नीचे वाले तक तो अपने आप पहुंच जाएगा। ये भी सोच सही है। इसी कारण से मेरे लाइफ की सबसे बड़ी लर्निंग आज तक ये रही है, लॉ ऑफ मॉडरेशन एंड द पावर ऑफ मॉडरेशन। ओके। कि यदि मैं पूरी बुराई देखूंगा तो दिक्कत है, अगर मैं पूरी अच्छाई देखूंगा तो भी दिक्कत है, यदि मैं पूरा धार्मिक बन गया तो भी दिक्कत है, यदि मैं पूरा का पूरा लॉजिकल बन गया तो भी दिक्कत है। तो मुझे ग्रे में आना पड़ेगा, द पावर ऑफ मॉडरेशन, कि मैं अपनी साधना भी करता हूँ और मैं मार्केटिंग भी करता हूँ, मैं ऐड भी चलाता हूँ और देवता को भोग भी लगाता हूँ, तब मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। मैंने भी ये बात ऋषिकेश में जानी कि भारतीय संस्कृति का मूल आधार है भजन और भोजन। बट आप जब भजन शब्द सुनते हो तो उससे आपके दिमाग में क्या आता है? भजन शब्द जब हम सुनते हैं तब हम नथिंगनेस में जाने की कोशिश करते हैं। जनरली एक नॉर्मल व्यूअर के दिमाग में आता है भजन सुनकर कि हम म्यूज़िक की बात कर रहे हैं, हम जो हिम्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। बट मैंने ये जाना कि भजन शब्द का मतलब ये है, लिटरल मीनिंग है इज़ टू सर्व। तो भारतीय संस्कृति का जो मूल आधार है वो है भोजन एंड इज़ टू सर्व। तो उन्होंने भी यही इस बात पे तवज्जो दिया कि आप सर्विंग मोड में जब चले जाओगे तो अपने आप आपकी चीज़ें बनने लग जाएंगी। अगेन वो वन ऑफ दोज रिचुअल्स पार्ट। अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए हमारे क्लिप्स और शॉर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।